कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत मुजान के अटैक से कुछ दिन पहले होती है, जब गियोमी को मास्टर कागाया उबुयाशिकी ने मिलने बुलाया था। कागाया को पता था कि मुजान कुछ दिन में उसे मारने जरूर आएगा। वो खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि गियोमी मुजान का सिर काट सके। इस प्लान के बारे में बाकी हाशिराज को नहीं बताया गया था, क्योंकि वो कभी अपने मास्टर को चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। हो सकता है कि सिर कटने के बाद भी मुजान की मौत ना हो। इसके बाद उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाएगा, सूरज की रोशनी। यानी गियोमी को मुजान से सुबह होने तक लड़ना पड़ेगा। गियोमी बोलता है कि जैसी आपकी आज्ञा मास्टर। कागाया उसका शुक्रिया करते हुए बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे किसी और बच्चे यानी कि डीमन स्लेयर को मरने मत देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। हमने देखा था कि मुजान ने सभी डीमन स्लेयर्स को अपने इन्फिनिटी कासल में खींच लिया था, जहां उसके सारे डीमंस रहते हैं। हम तांजीरो को देखते हैं, जो गिरते हुए सोच रहा था कि आखिर ये जगह क्या है, क्या इसे ब्लड डीमन आर्ट से बनाया गया है। तांजीरो की तरह बाकी स्लेयर्स भी नीचे गिर रहे थे। मित्सुरी और ओबनाई एक साथ थे, शिनोबू अकेली थी। मुइचिरो और गियोमी एक दीवार से टकराने वाले थे, पर गियोमी अपने वेपन से दीवार को तोड़ देता है। इधर तांजीरो भी नीचे टकराने वाला था, लेकिन गियू यहाँ आके उसे बचा लेता है। तभी पीछे से तांजीरो पर एक डीमन हमला करता है, जिसे तांजीरो तुरंत ही काट देता है। इसके बाद इनके सामने कई सारे डीमंस आते हैं, पर ये दोनों वाटर ब्रीदिंग का 6th फॉर्म और 3rd फॉर्म इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स को काट देते हैं। तांजीरो सोचता है कि गियू कितना कमाल है। उसे पहले से पता था कि तांजीरो कौन सा फॉर्म यूज करेगा। फिर गियू ने भी ऐसा फॉर्म यूज किया कि इनके अटैक आपस में ना टकराएं। गियू बोलता है कि यह शायद वही जगह है जो सानेमी और ओबनाई ने देखी थी। यानी मुजान का प्लान है हम सबको यहाँ बुलाकर हमें एक साथ खत्म कर देना। अब से हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। इधर मित्सुरी पर ढेर सारे डीमंस अटैक करने आते हैं, तो ओबनाई सरपेंट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अकेले ही उन सब डीमंस को काट देता है और बोलता है कि कमीने डीमंस, मित्सुरी से दूर रहो। जो देख मित्सुरी इंप्रेस हो जाती है। इधर गियोमी और मुइचिरो भी डीमंस का खात्मा कर रहे थे। गियोमी बोलता है कि ये सारे लो लेवल के डीमंस हैं, जिन्हें बस हमें थकाने के लिए भेजा जा रहा है। मुइचिरो पूछता है कि मास्टर का क्या हुआ, तो गियोमी बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुइचिरो बोलता है कि वो ऐसे ही किसी डीमन के हाथों नहीं मर सकते, क्या उन्होंने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। गियोमी बोलता है कि हाँ, उन्होंने खुद अपना बलिदान दिया है। वो वैसे भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले थे। मुइचिरो को याद आता है कि जब उसे डीमन ने घायल कर दिया था और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, तब मास्टर ने उसका ख्याल रखा था। उन्होंने बाकी स्लेयर्स के लिए भी यही किया है, बिल्कुल एक पिता की तरह। मुजान ने ना सिर्फ मेरे भाई को मुझसे छीना है, बल्कि हमारे पिता को भी। मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। गियोमी बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सबके मन में यही है। सानेमी एक जगह बैठा हुआ था। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, मैं आपको बचा नहीं पाया। तभी एक डीमन सानेमी पर हमला कर देता है, पर सानेमी तुरंत ही उसे काट देता है। उसके पास फिर और भी डीमन आ जाते हैं और सानेमी गुस्से में बोलता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इनोसुके भी डीमंस को काट रहा था। उसे नहीं पता कि ये जगह क्या है, पर उसे तो बस डीमंस को मारने में मजा आ रहा था। हम गेन्या को देखते हैं, जो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इधर शिनोबू एक महल के अंदर जाती है। यहाँ उसे डोमा दिखाई देता है, जो कि अपर रैंक 2 का डीमन है। वो कुछ लड़कियों को खा रहा था। वो शिनोबू को देख बोलता है कि अरे तुम तो एक जवान लड़की हो, तुम्हें खाने में तो बड़ा स्वाद आएगा। शिनोबू याद करती है कि उसकी बड़ी बहन कानाए को एक डीमन ने घायल कर दिया था। कानाए चाहती थी कि शिनोबू डीमन स्लेयर कोर को छोड़ दे, वरना उसका भी यही हाल होगा। वो चाहती थी कि शिनोबू एक नॉर्मल और लंबी जिंदगी जिए। शिनोबू बोलती है कि मैं आपका बदला जरूर लूंगी। मुझे बताओ कि आपको जिस डीमन ने मारा है वो दिखने में कैसा था। तब कानाए ने बताया था कि उस डीमन के सिर पे लाल निशान था, उसके बाल सफेद थे और उसका हथियार हवा वाले पंखे हैं। यानी डोमा ने ही कानाए को मारा था। डोमा के पास एक लड़की अब भी जिंदा थी, जिसे वो मारने ही वाला था कि शिनोबू तुरंत ही उसे बचा लेती है। जो देख डोमा कहता है कि अरे तुम तो बहुत तेज हो, तुम कोई हाशिरा हो क्या। पर शिनोबू देखती है कि उस लड़की को डोमा पहले ही मार चुका था। डोमा कहता है कि अरे उसे वहीं रहने दो, मैं उसे भी बाद में खा लूंगा। मैंने उसे मार के मुक्ति दिला दी है। अब उसे न दर्द होगा न डर लगेगा। सभी लोग मौत से डरते हैं, तो मैं उन्हें खाकर उनका ये डर दूर करता हूँ और फिर वो मेरे अंदर हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। वैसे तुम कौन हो। तो शिनोबू बोलती है कि मेरे कपड़े देखकर तुम्हें याद नहीं आया, तुमने ही मेरी बड़ी बहन को मारा था। डोमा कहता है कि अरे हाँ, वो लड़की फ्लावर ब्रीदिंग इस्तेमाल करती थी, हमारी लड़ाई बहुत
छोटी थी वो तो सूरज निकल आया, वरना मैं उसे भी खा जाता। तभी शिनोबू डोमा की आंख में अपनी तलवार घुसा देती है, लेकिन डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबू को दूर कर देता है। डोमा कहता है कि तुम तो बहुत तेज हो, लेकिन ऐसे सुई चुभोने से डीमन नहीं मरते, उसके लिए तुम्हें मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। तभी डोमा को कुछ होने लगता है। असल में शिनोबू की तलवार पर जहर लगा था। उसे नहीं पता कि एक अपर रैंक पर उसका जहर असर करेगा कि नहीं। डोमा नीचे बैठ जाता है और दर्द से कहता है कि ये पॉइजन तो रुई वाले पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन डोमा की बॉडी पर जहर का असर तुरंत ही खत्म हो जाता है। वो जानता है कि शिनोबू उसके लिए अलग-अलग तरह के पॉइजन लेके आई है और ये सोचकर ही वो खुश हो जाता है। शिनोबू फिर से डोमा पर अटैक करती है, लेकिन इस बार वो उसके अटैक्स ब्लॉक कर रहा था। शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज कर डोमा को एक कट मार देती है, पर उस पर बिल्कुल असर नहीं होता। दोनों में फिर से लड़ाई होती है और हम डोमा की बैक स्टोरी देखते हैं। डोमा जब छोटा था तो उसकी रेनबो जैसी आंखें और सफेद बाल देखकर उसके पेरेंट्स को लगा कि ये तो गॉड का भेजा कोई फरिश्ता है। डोमा सोचता है कि उसके पेरेंट्स कितने मूर्ख हैं। उन्होंने डोमा के नाम पर एक नया रिलीजन बना दिया था जिसका नाम था इटर्नल पैराडाइज फेथ। कई सारे लोग रोज उसकी पूजा करने आने लगे। वो बच्चों की तरह उसके सामने रोते थे और अपना दुखड़ा सुनाते थे और कहते थे कि हमें पैराडाइज जाने का मार्ग बताइए। और डोमा ये सब सुन रोने लगता था कि ये लोग कितने बड़े गधे हैं। पैराडाइज जैसी कोई चीज नहीं होती, ना ही कोई गॉड होता है। वो तो बस कहानी है जो इंसानों ने बनाई है। इंसान जब मरते हैं तो सब वही खत्म हो जाता है। तुम्हारा दिल रुक जाता है और तुम्हारा शरीर सड़ के मिट्टी में मिल जाता है। हर जीव का ऐसे ही अंत होता है। इतनी छोटी सी बात इंसानों के भेजे में नहीं घुसती क्या? शायद ऐसे लोगों को बचाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। खैर, शिनोबू अब तक डोमा को 5 बार कट मार चुकी थी और उसके जहर का असर कम ही होते जा रहा था और शिनोबू थकने भी लगी थी। साथ ही डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से आसपास की हवा को जमा देता है, जिससे शिनोबू के लिए यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शिनोबू सोचती है कि इस बार वो जहर का डोज बढ़ा देगी और डोमा को कई सारे कट्स मारेगी। वो इंसेक्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करती है और तेजी से डोमा को कट मार देती है। डोमा भी ये देख बोलता है कि मैंने तुमसे ज्यादा तेज हशीरा आज तक नहीं देखी। लेकिन डोमा ने भी शिनोबू को काट दिया था। डोमा पूछता है कि तुम मेरा गला काटने की कोशिश क्यों नहीं करती? समझ गया, तुम इतनी छोटी जो हो। शिनोबू सोचती है कि उसका शरीर इतना छोटा और कमजोर क्यों है? अगर उसका शरीर भी थोड़ा ताकतवर होता तो वो भी डीमंस का गला काट पाती। कानाए का शरीर भी पतला था, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा थी। कियोमी का शरीर देखकर मुझे बहुत जलन होती है। कानाए भी जानती थी कि शिनोबू कमजोर है और वो कभी डोमा को हरा नहीं पाएगी। इसीलिए वो शिनोबू से कह रही थी कि स्लेयर कोड छोड़ दो। तभी शिनोबू को अपनी बहन दिखने लगती है। वो शिनोबू से कहती है कि हार मत मानो, खड़ी हो जाओ। लेकिन शिनोबू का शरीर बुरी तरह से घायल हो गया था। उसका कंधा और फेफड़े कट गए थे। कानाए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना वादा याद करो जो तुमने मुझसे और कानाओ से किया था। डोमा ये देख हैरान हो जाता है। शिनोबू फिर से खड़ी हो गई थी। शिनोबू अब इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ सेंटीपीड का इस्तेमाल करती है और बहुत ज्यादा स्पीड से डोमा पर अटैक कर देती है। डोमा देख भी नहीं पा रहा था कि वो किस तरफ है और शिनोबू नीचे से आकर डोमा के गले में अपनी तलवार घुसा देती है। शिनोबू जब छोटी थी तो उसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल रहेगी। लेकिन फिर एक रात एक डीमन ने उनके पेरेंट्स को मार डाला। पर तभी कियोमी ने वहां आके शिनोबू और उसकी बहन को बचा लिया था। इसके बाद शिनोबू भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी ताकि वो भी लोगों को बचा सके। दोनों बहनों ने प्रॉमिस किया था कि वो जितने हो सके उतने ज्यादा डीमंस का सफाया कर देंगी ताकि जो दर्द उन्हें सहना पड़ा है वो किसी और को न सहना पड़े। उसने तांजीरो को भी बताया था कि वो हमेशा गुस्से में रहती है। डीमंस ने उसके पेरेंट्स को मारा, उसकी बहन को मारा, उसकी कई स्टूडेंट्स को मारा और जो लड़कियां उसके यहाँ काम करती हैं उनकी फैमिलीज को भी डीमंस ने खत्म कर दिया था। शिनोबू देखती है कि इतने सारे जहर से भी डोमा को कुछ नहीं हुआ था। वो शिनोबू को अपनी तरफ खींचकर उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम इतनी छोटी और कमजोर होने के बाद भी बहुत अच्छे से लड़ी हो। मेरा तो दिल भर आया। अब मैं तुम्हें अपने शरीर के अंदर समा लूंगा। तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हो तो अभी कह दो। शिनोबू कहती है कि बाहर में जाओ। तभी दरवाजा खोल के कानाओ भी यहाँ आ जाती है। शिनोबू उसे अपने हाथ से कोई इशारा करती है, जिसके बाद डोमा उसके शरीर को तोड़ देता है और शिनोबू की मौत हो जाती है। जो देख कानाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो फ्लावर ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर डोमा पर अटैक करती है, लेकिन डोमा वहां से गायब हो गया था। वो शिनोबू की बॉडी को धीरे धीरे कर पूरा निगल जाता है और बोलता है कि क्या शानदार रात है, एक और लड़की आ गई जैसे आज कोई दावत हो।
इसके बाद हम जेनित्सु को देखते हैं जो किसी को ढूंढ रहा था। वो एक कमरे में जाकर किसी को बाहर निकलने को कहता है। तभी एक डीमन उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है। तुम पहले से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, लेकिन हो तो रोतलू जेनित्सु ही। ये डीमन है नया अपर रैंक 6 काइगाकू। जेनित्सु बोलता है कि अब तुम एक डीमन हो तो तुम तमीज के लायक बिल्कुल नहीं रहे। इधर ग्यू और तांजीरो साथ में भाग रहे थे। कासुगाई क्रो उन्हें खबर देता है कि शिनोबु की डेथ हो गई है। वो अपर रैंक 2 से लड़ रही थी, जो सुन दोनों को बहुत बुरा लगता है। तांजीरो की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इस कासुगाई क्रो ने यूशिरो का तालिस्मान पहना हुआ था और ऐसा ही तालिस्मान इधर असली दुनिया में कीरिया ने भी पहना था। जी हाँ दोस्तों, कागाया के 3 बच्चे अब भी जिंदा हैं और उसका एक लड़का भी है कीरिया। कीरिया को हमने फाइनल एग्जाम में भी देखा था और उसने तब लड़की का वेश ले रखा था, क्योंकि अगर डीमंस को पता चल जाता कि कागाया का एक बेटा यानी कि वारिस भी है तो वो उसे मारने की कोशिश जरूर करते। इसीलिए कागाया ने अपने बेटे को दुनिया से छुपा रखा था। वो तीनों कासुगाई क्रोस की आंखों से इन्फिनिटी कासल को देख रहे थे और उसका एक नक्शा भी बना रहे थे। तालिस्मान की वजह से वो दीवार के आर पार भी देख पा रहे थे। छोटे डीमंस लाल बत्ती की तरह ही दिख रहे थे। कागाया ने काफी तैयारी पहले से कर ली थी, जैसे तमायो और यूशिरो से मदद मांगना। और प्लान के लिए कागाया ने न सिर्फ अपना बल्कि अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों का भी बलिदान कर दिया। कीरिया को कासल में 5 जगह पर बड़ी पावर नजर आ रही थी, यानी अपर रैंक्स यहीं पर थे। वो देखते हैं कि जेनित्सु के पास भी एक अपर रैंक डीमन है। कीरिया कहता है कि वो अकेले एक अपर रैंक से नहीं लड़ पाएगा, जल्दी उसके पास मदद भेजो। इधर जेनित्सु काइगाकू से गुस्से में पूछता है कि वो डीमन क्यों बन गया, क्योंकि उसके डीमन बनने की वजह से उनके गुरुजी यानी ग्रैंडपा ने खुद की कर ली है। यही लेटर जेनित्सु को हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान मिला था। उनका स्टूडेंट डीमन बन गया, ये बात वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्हें मारने के लिए आसपास कोई था भी नहीं, तो वो अकेले तड़प तड़प के मरे। काइगाकू बोलता है कि वो बुढ़ा मर भी गया तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कभी मेरी इज्जत नहीं की। उसने थंडर ब्रीदिंग का सक्सेसर मुझ अकेले को बनाने के बजाय हम दोनों को बना दिया, और वो भी तुम जैसे निकम्मे के साथ। अच्छा हुआ वो पागल बुढ़ा मर गया। जेनित्सु कहता है कि मैं निकम्मा हूं तो तुम गद्दार हो। मैं थंडर ब्रीदिंग की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन तुम फर्स्ट छोड़ के बाकी सब फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रैंडपा की किस्मत खराब थी कि उन्हें हम जैसे 2 निठल्ले सक्सेसर मिले। काइगाकू अब थंडर ब्रीदिंग का 4th फॉर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन जेनित्सु तो उल्टा उसे ही कट मार देता है। काइगाकू को यकीन नहीं होता कि जेनित्सु इतना। आज के लिए इतना ही, अलविदा। कल